नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम मुगल वंश के अगले शासक की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुगल वंश की स्थापना का अध्ययन किया था कि मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई। साथ ही साथ हमने उसके पुत्र हुमायूं का कार्यकाल देखा था और हुमायूं के जो बीच में गैप रहता है, हुमायूं का कार्यकाल 2 बार होता है। उसमें जो बीच में शेरशाह सूरी द्वारा अफगान साम्राज्य के बृहद साम्राज्य की स्थापना की जाती है, उसका भी हमने अध्ययन किया। हमने देखा था कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर अब मुगल वंश का शासक बनता है अकबर। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चलता है। अकबर के जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट के किले में राजपूत राजा राणा वीरसाल के यहाँ पर हुआ था। वीरसाल के किले पर हुआ था। चूँकि क्या था कि पहले हुमायूं वापस जब आता है, यहाँ से पलायन करके जाता है, फिर वापस आता है, तो वहीं पर सिंध में अमरकोट के किले में राजपूत राजा वीरसाल के यहाँ पर 1542 में इसका जन्म होता है। आपको पता होगा कि जब कन्नौज की लड़ाई होती है, बिलग्राम की लड़ाई होती है, तो वहाँ से हुमायूं आगरा और दिल्ली से भाग जाता है। कहाँ की ओर? ईरान की ओर। वहाँ भागने के बाद जब वह पहुँचता है तो वहाँ से सिंध के समय सिंध के क्षेत्र में 1542 में वहाँ पर अकबर का जन्म होता है। फिर 1555 में हुमायूं वापस आ जाता है और फिर से सत्ता ग्रहण कर लेता है। सत्ता ग्रहण करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, खुद के ही बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? अकबर बनता है। अकबर उस समय बहुत कम उम्र का होता है और यह बैरम खां के संरक्षण में होता है। यदि अकबर के पिता की बात करें तो अकबर के पिता हुमायूं थे और इनकी माता हमीदा बानो थी। हमीदा बानो कौन थी? हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ का शासक रहता है? करनौल, पंजाब का शासक रहता है, पंजाब में रहता है। वहाँ पर एक अभियान में जाता है और वहाँ पर वह उपस्थित होता है। उसको पता चलता है कि हुमायूं खत्म हो गया है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है, और वह करनौल में पहला अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद फिर यह आगरा आके फिर से दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो पहला अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है? करनौल, पंजाब में करवाता है। तो यह ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके द्वारा लड़ेगा युद्ध, तो इसके द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। ध्यान रखिए, प्रथम युद्ध भी किस किस के मध्य था? अफगानों के मध्य और मुगलों के मध्य था, और द्वितीय युद्ध भी अफगानों और मुगलों के ही मध्य लड़ा जाता है। 5 नवंबर 1556 को अकबर बैरम खां के संरक्षण में एवं हेमू के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। मतलब अकबर तो लड़ता है, लेकिन अकबर छोटा होता है तो यह किसके संरक्षण में रहता है? बैरम खां के संरक्षण में रहता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां ही करता है। तो बैरम खां और हेमू के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के साथ ही अफगानों का जो सितारा होता है वह सदा के लिए डूब जाता है। हेमू जो रहता है वह खत्म हो जाता है, और उसकी मृत्यु के साथ ही कहा जाता है कि अफगानों का जो सितारा था वह सदा के लिए डूब गया। हेमू के विषय में हम जान लेते हैं कि हेमू था कौन। तो हेमू जौनपुर के शासक आदिल शाह सूर का मंत्री था। किसका था? आदिल शाह सूर का मंत्री था। इसने अपने जीवन काल में 12 लड़ाइयाँ लड़ी थीं और सभी लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी। किसी भी लड़ाई में यह हारा नहीं था, सिर्फ पानीपत के द्वितीय युद्ध को यदि छोड़ दिया जाए। यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो 14वां शासक था। अर्थात विक्रमादित्य की जो उपाधि है वह बहुत ही महान शासक प्राप्त किया करते थे। तो इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और 14वें नंबर पर की थी। अर्थात इससे पहले 14 ऐसे शासक हो चुके थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब हम बैरम खां के विषय में जान लेते हैं। यदि 3 नंबर में बैरम खां पूछ लेता है तो आप क्या लिखेंगे? तो जो बैरम खां था वह करलाइल तुर्क था और सिया संप्रदाय का था। ध्यान रख लेना कि जो अकबर है वह सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था और जो बैरम खां है वो सिया संप्रदाय से संबंधित था। इसलिए आगे चल के इनमें विवाद भी हो जाता है, विरोध भी होने लगता है। हुमायूं इसे खान बाबा कहकर पुकारता था। क्या कहता था? खान बाबा कहकर पुकारता था। अकबर ने अपना इसे वजीर नियुक्त किया और खान ए खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। तो अकबर क्या कहता था? खान बाबा कहता था। अकबर ने इसे वजीर नियुक्त किया और यहीं से वजीर का पद बन जाता है और यह खान ए खाना की उपाधि भी इन्हें प्रदान करता है।
बैरम खां का एक पुत्र होता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका पुत्र क्या होता है? अब्दुल रहीम खान खाना होता है। इनकी प्रसिद्ध कृति हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं अकबर के विजय अभियान को कि अकबर ने कौन कौन से विजय अभियान किए और किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका अभियान था पहला मालवा अभियान, जो कि 1560 से 1562 के मध्य लड़ा गया था। यह अभियान का जो नेतृत्व है वह आदम खां कर रहा था। कौन कर रहा था? आदम खां कर रहा था। और यह किसके विरुद्ध था? तो यह मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध था। तो आपको पता होगा कि बाज बहादुर और रानी रूपमती, इनकी कहानी मालवा में या मांडू में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इन्हीं के विरुद्ध यह अभियान था। इस अभियान में बाज बहादुर बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और रानी रूपमती आत्मदाह कर लेती हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद राज अकबर को लगता है कि नहीं यार, ये तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है, और वह बाज बहादुर को मालवा से उठवाकर दिल्ली बुलवा लेता है और वहाँ पर इसे अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है। यह संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है, संगीत प्रेमी होता है, तो इसे अपने नवरत्नों में समाहित कर लेता है। साथ ही साथ बाज बहादुर तथा रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर राजगढ़ जिले में स्थापित करवाता है, वहाँ पर इनकी समाधि बनवाता है। फिर उसके बाद अजमेर और जयपुर राज्य से संधि करता है, वहाँ का अभियान करता है और 1562 में उनकी मध्य संधि होती है। अकबर की पहली बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में यात्रा करता है, यहाँ पर जाता है, संधि कर लेता है और वहीं पर पहली बार यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की क्या करता है? यात्रा करता है। इसी संधि के द्वारा जो कछवाहा वंशीय शासक होते हैं भारमल, वह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार करने के साथ ही संधि कर लेते हैं, युद्ध नहीं लड़ना पड़ता है। और अपनी पुत्री जो होती है, इनकी पुत्री होती है कौन? हरखा भाई, या इन्हें मरियम उज्जैनी भी कहा जाता है। इनके साथ अकबर क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है जिसे सलीम कहा जाता है या जहांगीर कहा जाता है। तो अकबर के बाद जो शासक बनेगा, अगला शासक सलीम होगा, जिसका नाम जहांगीर था। वो किन से जन्म लेता है? तो वो हरखा बाई से जन्म लेता है, जो कि भारमल की पुत्री थी और जो अजमेर से संबंधित थी। तो ध्यान रखना, अजमेर जयपुर का अभियान करता है, यहाँ पर संधि होती है और संधि के द्वारा अकबर यहाँ से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है। फिर गढ़कटंगा या गोंडवाना या मंडला का अभियान, यह रानी दुर्गावती के विरुद्ध होता है, 1564 में होता है। जो ये क्षेत्र होता है गोंडवाना का क्षेत्र, इस राज्य की स्थापना अमनदास या संग्राम राय द्वारा की जाती है। अमनदास का पुत्र दलपत राय होता है, उसका विवाह चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से हो जाती है और जब कीरत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो शासन की बागडोर दुर्गावती के हाथों में हो जाती है। अकबर जब गोंडवाना का अभियान करता है और अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो आसफ खां के नेतृत्व में करता है। तो वहाँ पर रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य युद्ध होता है। पहले युद्ध में आसफ खां पराजित हो जाता है, बात है 1564 की। उस युद्ध में आसफ खां पराजित हो जाता है। फिर आसफ खां और ज़्यादा बड़ी सेना के साथ पुनः फिर से गोंडवाना पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और रानी दुर्गावती के बहुत सारे सैनिक इसमें घायल हो जाते हैं। रानी दुर्गावती अकेली पड़ जाती हैं और अपनी ही कटार निकालकर अपना जो शरीर है उसको मिट्टी में विलीन कर देती हैं, अर्थात आत्महत्या कर लेती हैं। रानी दुर्गावती क्या कर लेती हैं? आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी तरीके से जो गोंडवाना अभियान होता है 1564 में, इसमें भी अकबर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। फिर मेवाड़ अभियान करता है 1567 में, यह सिसोदिया वंशीय शासक उदय सिंह के विरुद्ध होता है। अकबर ने जयमल एवं फत्ता सिंह, इसके दो जो सेना नायक होते हैं वह बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं। उनकी वीरता को देखकर यह आगरा के किले में दरवाज़ों पर इनकी मूर्ति भी बनवाता है। किन किन की? जयमल की और फत्ता सिंह की। इस अभियान में अकबर क्या करता है? जिहाद का नारा देता है और इसीलिए यह उसके चरित्र पर कलंक माना जाता है, क्योंकि इस विजय में, इस अभियान में भी अकबर को अपनी जीत मुश्किल लग रही थी। सैनिक डर गए थे और सैनिक को युद्ध में बनाए रखने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वह जिहाद का नारा देता है और कहता है कि अब यह राज्यों की लड़ाई नहीं है, यह धर्म की लड़ाई है। आपको अपने धर्म को बचाना है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इस तरीके से सेना फिर से प्रज्वलित हो जाते हैं और फिर से युद्ध में कूद पड़ते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वह गुजरात विजय करता है 1572 ईस्वी में। अकबर अपनी विजय की याद में बुलंद दरवाजे का यहाँ पर निर्माण करवाता है और इसी दौरान वह पहली बार समुद्र को देखता है और पुर्तगाली व्यापारियों से मिलता है। अर्थात पुर्तगालियों से पहली मुलाकात उसकी कब होती है? गुजरात विजय के द्वारा होती है, गुजरात अभियान के द्वारा होती है।
गुजरात के द्वितीय अभियान को स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का नुकसान गुजरात को उठाना पड़ा था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 18 जून 1576 में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप और जो मेवाड़ के शासक थे तथा अकबर के नेतृत्व में। अकबर नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था और आसफ खां कर रहा था। ध्यान रखना, जो मानसिंह है वो भी राजपूत शासक था और ये भी राजपूत शासक थे, तो यह 2 राजपूत शासक को आपस में लड़वा देता है। तो यहाँ पर मानसिंह और मेवाड़ के शासक जो होते हैं महाराणा प्रताप, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इसमें महाराणा प्रताप जो युद्ध स्थली है वहाँ से निकल जाते हैं, हार नहीं मानते हैं और वह कहाँ के महाराणा प्रताप जंगलों में छिप जाते हैं और जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा अपना संघर्ष जारी करते हैं। ध्यान रखिए, गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? 3 नंबर में पूछी जा सकती है। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें छिपकर वार किया जाता है। छिपकर मतलब सामने वाले की रणनीति को समझकर उसमें सामने से वार न कर उसमें पीछे से वार किया जाता है और विजय प्राप्त की जाती है। तो यह पद्धति क्या कहलाती है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहलाती है। आगे जाके जब हम शिवाजी का अध्ययन करेंगे तो शिवाजी भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत ही माहिर होते हैं, इसीलिए तो वह छोटे कद के होने के बावजूद भी इतने बड़े विस्तार साम्राज्य का निर्माण कर लेते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न आता है कि क्या अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाना चाहिए? क्या अकबर राष्ट्रीय सम्राट था? तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 11 नंबर में। तो उसको आप किस तरीके से डील करेंगे, हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय सम्राट कौन कहलाता है वह समझना बहुत जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय सम्राट का तात्पर्य ऐसे सम्राट से होता है जो एक जन समूह में व्यापक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को उत्पन्न करके उनको एक सूत्र में पिरो दे। तो ऐसा शासक क्या कहलाता है? राष्ट्रीय शासक कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया होता है। तो अकबर जब शासक बना था तो उस समय जो संपूर्ण साम्राज्य था वो बहुत सारी जातियों, बहुत सारे धर्मों, बहुत सारे समुदायों में बटा हुआ था। उनमें सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एकता नहीं थी, वह बटी हुई थी। लेकिन जैसे ही अकबर शासक बना तो उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य में इस तरीके की नीति अपनाई जिससे पूरे साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ। इसीलिए इसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहना उचित है। हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसने अपने काल में सामाजिक एकता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखा था। तो सबसे पहले हम राजनीतिक एकता की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय पानीपत का जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद वह जैसे ही सिंहासन संभालता है तो वह अपने अभियान प्रारंभ कर देता है। जब वह उत्तर का अभियान करता है तो उत्तर के अभियान में वह अभियान कर वह कांधार से लेकर मालवा तक का पूरा साम्राज्य जीत लेता है और अपने मुगल साम्राज्य में उसे मिला लेता है। इसी तरीके से जब वह दक्षिण का अभियान करता है तो दक्षिण के अभियान में वह बरार, दौलताबाद और अहमदनगर पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करके संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में यह पिरो लेता है। अर्थात इस तरीके से वह राजनीतिक एकता को स्थापित करता है। फिर धार्मिक एकता की बात करते हैं, अकबर की धार्मिक नीति की बात करते हैं। तो अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति को अपनाया था, सुलह-ए-कुल की नीति को अपनाया था, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। सुलह-ए-कुल मतलब क्या होता है? आक्रमण ना कर सुलह के द्वारा एक दूसरे को अपने में मिला लेना। अर्थात वह धार्मिक सहिष्णु था, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार भी करता था। इसलिए उसने 1562 ईस्वी में दास बनाने की प्रथा को बंद किया था। अतः ऐसी प्रथाएं जो किसी धर्म को चोट पहुंचाती हों, लोगों के खिलाफ हो, लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ हों, तो उसको उसने समय समय पर बंद भी किया था। 1562 में दास बनाने की प्रथा को बंद किया। 1563 में तीर्थ कर को उसने समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। ऐसे ही आगे उसने 1565 में जबरन जो धर्म परिवर्तन कराने का कार्यक्रम चल रहा था उस पर रोक लगाई थी। 1575 की बात करें तो इस समय उसने इबादत खाने की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इबादत खाने की। 1578 में धर्म संसद का निर्माण करवाया था और 1582 में एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता था।
तो इस तरीके से इसने बहुत सारे काम किए थे। धार्मिक क्षेत्र में क्या किया उसने, 62 में दास बनाने की प्रथा समाप्त की, 63 में तीर्थ कर को समाप्त किया, 64 में जजिया कर को समाप्त किया, 65 में जबरन जो धर्म परिवर्तन था, परिवर्तन कराने का जो कार्यक्रम चल रहा था उस पर रोक लगाई। 1575 की बात करें तो इबादत खाने का निर्माण किया, 78 में धर्म संसद का निर्माण किया और 82 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, पूरे साम्राज्य में एक धार्मिक एकता अपनाई और एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति को आगे बढ़ाया। फिर आर्थिक एकता की बात करें तो अकबर ने साम्राज्य के व्यापक की ओर पर्याप्त ध्यान दिया, जिससे आंतरिक और वैदेशिक व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। ध्यान रखिए, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जिस तरीके से किया था उसमें इसने कोशिश की थी कि जो आंतरिक व्यापार है वो भी बहुत सुदृढ़ तरीके से चल सके और जो बाह्य व्यापार है वो भी बहुत सुदृढ़ तरीके से चल सके। अर्थात उसने आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों के लिए बहुत ही अच्छी नीति का निर्माण किया था। इसने 1580 में आईने दहसाला पद्धति नामक पद्धति का संचालन किया और यह पद्धति किससे संबंधित थी, भू राजस्व से संबंधित थी, अर्थात भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित थी, जो 10 वर्षीय बंदोबस्त कहा जाता था इसे। और क्या कहा जाता था, 10 वर्षीय बंदोबस्त भी कहा जाता था। सांस्कृतिक एकता की बात कर लेते हैं तो इसने विभिन्न धर्म ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया। जो विभिन्न धर्म ग्रंथ थे उन्हें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी करवाया। खुद अनपढ़ था, खुद पढ़ा लिखा शासक नहीं था, परंतु इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य किया। उसने हिंदू और मुसलमानों के बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित उपबंध किए थे, शिक्षा की व्यवस्था की थी, बहुत सारे शिक्षा के लिए विद्यालय भी खुलवाए थे। इसने दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी तथा लाहौर में अनेक भवनों का निर्माण कर सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य किया था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अकबर ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय राजा या राष्ट्रीय सम्राट कह सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि यदि आपसे पूछा जाए क्या अकबर एक राष्ट्रीय साम्राज्य शासक था, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, क्योंकि इसने संपूर्ण देश में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दशा को एक सूत्र में बांधने का और पिरोने का कार्य किया था। अब बात कर लेते हैं एक शब्द की, जैसे कि इबादत खाना क्या होता है। 3 नंबर में यदि पूछ लिया जाए तो इसके विषय में आप क्या लिखेंगे। तो इबादत खाने का निर्माण कब 1575 ईस्वी में किया गया था और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इसे स्थित किया गया था। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कब हुआ था, 1575 में हुआ था। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद किया जाता था। अर्थात बहुत सारे धर्मों के जो ज्ञाता होते थे उनको एक जगह ला के बैठाया जाता था, उस जगह को इबादत खाना कहा जाता था और यहाँ पर धर्म की अच्छी अच्छी बातें होती थी, वाद विवाद होते थे, लोग अपने तर्क प्रस्तुत करते थे, अर्थात यह ज्ञान का क्षेत्र बन गया था। आइए हम बात कर लेते हैं अकबर के धर्म दीन ए इलाही के बारे में, या उसके स्वरूप या उसके महत्व के बारे में, कि जो इसने नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही कहा जाता था, तो उसकी विशेषता थी क्या और इस धर्म में क्या क्या विशेष बातें थीं। तो सबसे पहले हम अकबर के धर्म का स्वरूप देख लेते हैं। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही या देवीय एकेश्वरवाद नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम क्या था, दीन ए इलाही था या दैवीय एकेश्वरवाद था। और यदि कहा जाए तो यह धर्म नहीं था, है ना, ये क्या था, जो सूफी सर्वेश्वरवाद है उस पर आधारित था और इसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को समाहित किया गया था। अर्थात सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को एक जगह समाहित करके एक धर्म बनाया गया था, एक नई प्रथा चलाई गई थी जिसे दीन ए इलाही कहा गया था। दीन ए इलाही में क्या क्या था, तो दीन ए इलाही में 12 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे, 12 सिद्धांत थे। साथ ही साथ इसके अनुयायियों की संख्या कितनी थी, 22 थी। तो यदि ये धर्म का स्वरूप है तो स्वरूप हम समझ लेते हैं कि ये स्वरूप में क्या क्या लिखेंगे आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, क्या था, साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मतलब इसका क्या था, एक ईश्वरवाद या सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को समाहित करना। इसमें जो सिद्धांत थे कितने थे, 12 थे और अनुयायी की संख्या 22 थी। इसमें जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था, अबुल फजल था। दीक्षा के लिए एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया था और वह दिन क्या था, रविवार का दिन था। अर्थात रविवार के दिन यहाँ पर दीक्षा दी जाती थी। दीक्षित व्यक्ति को 4 चरण को पूरा करना होता था। कौन कौन से चरण थे, वह थे जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। ये 4 चरण जब वह पूरा कर लेता था तो उसे इस धर्म में समाहित कर लिया जाता था।
महत्व की बात कर लेते हैं दीन इलाही धर्म की, तो इससे साम्राज्य में सद्भावना एवं समन्वय स्थापित किया गया। सद्भावना अर्थात सबके प्रति अच्छी भावना, सत्य की भावना, ऐसे ही सब में समन्वय स्थित हो, सभी एक दूसरे का विरोध ना करें। तो इससे क्या होगा, जब सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को हम समाहित करेंगे तो सभी व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करेंगे और किसी धर्म को द्वेष की भावना से नहीं देखेंगे। तो साम्राज्य में क्या होगी, एक रूपता फैलेगी, सद्भावना फैलेगी, समन्वय की भावना फैलेगी। फिर इसने समन्वित संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। सामाजिक सुधार हेतु बाल विवाह, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, अर्थात ऐसी कुप्रथाएं जो किसी धर्म में व्याप्त हैं, उस धर्म को अवनति की ओर ले जा रही हैं, उनको क्या किया, इसने प्रतिबंध करने का प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं हम अकबर की राजपूत नीति या मुगलों की राजपूत नीति। देखिए, दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी या मुगलों की राजपूत नीति क्या थी। क्योंकि जो अकबर ने राजपूत नीति का अनुसरण किया था या राजपूत नीति बनाई थी, वही आगे चलकर संपूर्ण मुगलों की राजपूत नीति के नाम से जानी गई थी। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि राजपूत नीति थी क्या। तो अकबर प्रथम शासक था जिसने राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजपूतों के संदर्भ में एक निश्चित नीति को बनाया था, जिसे मध्यकालीन इतिहास में मुगलों की राजपूत नीति के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य था जो उज्बेक थे, मिर्जा थे और जो अफगान थे, जो विद्रोह कर रहे थे मुगलों के विरोध में, उनको दबाना, तो उनके विद्रोहों का दमन करना, साथ ही साथ मुगल जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना, अधिक से अधिक उसके क्षेत्र का विस्तार करना, हिंदू प्रजा के बीच मुगल शासन को लोकप्रिय बनाना। क्या था कि मुगल इस्लाम था, इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हुए था, और यदि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, भारत में लंबे समय तक बने रहना था, तो उसे कहीं ना कहीं हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना जरूरी था। तो उसकी इस नीति में क्या था, हिंदू प्रजा जो थी उसके बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना था, उज्बेक, मिर्जाओं और अफगानों के विद्रोह को दबाना था, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं गुजरात जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से अपनी सुरक्षा बनाए रखना था, उन क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा बनाए रखना था। विशेषताएं क्या थी इसकी, तो इसमें मित्रता एवं वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई गई, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले जो राजपूत राजा हुआ करते थे उनके पास मित्रता का संदेश भेजा जाता था, साथ ही साथ वहाँ पर विवाह का प्रस्ताव भी भेजा जाता था। जो राजपूत कन्याएं हुआ करती थीं, वहाँ पर जो सुल्तान होता था, जो अकबर था, वो क्या कर लेता था, उनसे विवाह कर लेता था। आगे चलकर जो अकबर के वंशज होते हैं वह भी विवाह संबंध को बढ़ावा देते हैं और राजपूत कन्याओं से विवाह करते रहते हैं। पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई, अर्थात जो शासक, जो राजपूत राजा मुगल साम्राज्य में विलीन हो जाता था, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेता था, तो उसके लिए इनाम दिया जाता था या उसके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती थी। जैसे कि कोई विदेशी राज्य यदि आप पर आक्रमण करता है तो उस समय हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके लिए हम सैनिक सहायता देंगे। तो इस तरीके की उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। और जो शासक अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था तो उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान किया जाता था, अर्थात उनसे युद्ध किया जाता था और युद्ध में उसे पराजित कर दिया जाता था। उदार धार्मिक नीति या सुलह कुल की नीति अपनाई, अर्थात जो हिंदू कन्याओं से विवाह किया जाता था तो उन्हें मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए, मुगल महलों के अंतर्गत रहते हुए अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। साथ ही साथ जो राजपूत राजा हुआ करते थे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो धार्मिक सुलह की नीति है, सुलह कुल की नीति है, इसका अनुसरण किया गया। अब इसमें प्रमुख शर्तें रखी जाती थीं, दो प्रकार की शर्तें होती थीं। एक शर्तों में मुगलों को सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होंगी और दूसरे में राजपूतों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो इसमें जब संबंध किया जाता, संबंध बनाए जाते थे तो दोनों पक्षों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती थीं, कुछ मुगलों के लिए और कुछ राजपूतों के लिए। जैसे मुगल जो शर्तें रखते थे कि हमें क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, तो वह कहते हैं कि राजपूत राजाओं से कि मुगल साम्राज्य की संप्रभुता को आप स्वीकार करेंगे, साथ ही साथ आप वार्षिक नजराना हमें भेजते रहेंगे, अर्थात इनाम के तौर पर आप हर वर्ष हमें नजराना भेजते रहेंगे। साथ ही साथ जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस आवश्यकता के समय हमें सैनिक सुविधा भी प्रदान करेंगे। तो यह मुगलों की शर्त हुआ करती थी कि आप हमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी सत्ता को स्वीकार करेंगे, वार्षिक नजराना भेजेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हमें सैनिक सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसी तरीके से कुछ राजपूतों की शर्तें हुआ करती थी, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो इनके लिए मुगल सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था कि आप पर यदि कोई बाह्य आक्रमण करेगा तो उस समय हम आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक एवं सैनिक पदों पर नियुक्ति
का प्रावधान था कि मुगल साम्राज्य में जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद हैं, जो सैनिक पद हैं, उन पर इन राजपूत राजाओं के कार्यकर्ताओं या राजपूत राजाओं को नियुक्त किया जाता था। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान थी, अर्थात आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने अनुसार कर सकते थे, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इस तरीके की सुविधाएं दोनों को प्रदान होती थी। महत्व की बात कर लेते हैं, दोनों का महत्व क्या था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों महत्व होते हैं, एक सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। कोई भी नीति हो उसके दोनों पहलू होते हैं, उससे कुछ तो लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ नुकसान भी प्राप्त होते हैं। सकारात्मक बिंदु हम देख लेते हैं। तो अकबर आंतरिक विद्रोहों को कुचलने में सफल हुआ, क्योंकि उसको जैसे ही वह भारत में आया, अपने साम्राज्य की स्थापना की, तो उसमें राजपूतों का समर्थन प्राप्त होने के कारण जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने में से सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार करने में भी वह सफल हुआ। क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट प्राप्त हो गया था। राजपूतों को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हुई, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम ये थे कि स्वयं ने तो, जो मुगल शासक थे, स्वयं ने तो राजपूत कन्याओं से विवाह किया, परंतु कभी मुगलों की जो कन्याएं थीं उनका विवाह राजपूत शासकों से नहीं किया। और क्या था, मुगल राजपूत संबंध सूक्ष्म संतुलन पर आधारित थे, जो स्वाभिमान और प्रतिष्ठा पर जरा सी भी चोट आने पर टूट जाया करते थे, क्योंकि राजपूत हमेशा प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए लड़ा करते थे। और जैसे ही उनको लगता था कि ये मुगल शासक हमारी प्रतिष्ठा या सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये संबंध टूट जाते थे और युद्ध में तब्दील हो जाते थे। तो इनके दोनों के सकारात्मक नकारात्मक महत्व थे। तो आप समझ सकते हैं राजपूत नीति किस तरीके से थी और किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया गया और इसके क्या परिणाम सिद्ध हुए। अब हम बात कर लेते हैं मुगलों की भू राजस्व नीति या अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। ध्यान रखना, जो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी उसे आईने दहसाला पद्धति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आईने दहसाला पद्धति के नाम से। और इसे ही मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था कहा जाता था और यही अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी। तो यदि 3 प्रकार से प्रश्न बने आपसे, यदि पूछा जाए कि मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था लिखिए, या फिर प्रश्न बने कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था लिखिए, या फिर प्रश्न बने कि आईने दहसाला पद्धति क्या थी, स्पष्ट कीजिए, इसमें टोडरमल का योगदान क्या था, स्पष्ट कीजिए, तो इसमें सभी में आपको एक ही आंसर लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे, कौन? राजा टोडरमल। इन्होंने 1580 ईस्वी में एक आईने दहसाला नामक भू राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व पद्धति को अपनाया, और यह पद्धति 10 वर्षीय बंदोबस्त पर आधारित थी। किस पर थी? 10 वर्षीय बंदोबस्त पर आधारित थी। इस पद्धति में कितने चरण हुआ करते थे? तो 5 चरण हुआ करते थे। समझते हैं वो 5 चरण कौन कौन से थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? भूमि की माप कराई। किसकी माप? भूमि की माप कराएंगे। ध्यान रखिए, भू राजस्व पद्धति, उसके नाम से ही आप समझ लीजिए भूमि से जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो किस तरीके से हो, उसके लिए जो निर्धारित पद्धति होती है उसे ही भू राजस्व पद्धति कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? भूमि की पैमाइश की जाएगी, भूमि का निर्धारण किया जाएगा, फिर भूमि की माप होगी, फिर भूमि पर कुछ टैक्स लगाया जाएगा कि यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो उस आधार पर वहाँ से राजस्व की वसूली की जाएगी। फिर राजस्व की वसूली किस तरीके से की जाएगी, इन सभी का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। इसी तरीके से जो आईना दहसाला पद्धति थी, ये 10 वर्षीय बंदोबस्त पर आधारित थी, अर्थात 10 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती थी, और यह 5 चरणों में होती थी। सबसे पहले इसमें भूमि की माप कराई जाती थी, और भूमि की माप के लिए एक पैमाना तैयार किया जाता था जो कि इलाही गज होता था, अर्थात यह 41 अंगुल का होता था। इसके द्वारा भूमि की माप होती थी, और इसमें किसका उपयोग किया जाता था? लोहे की चैन का उपयोग किया जाता था। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो उस समय सनी की लकड़ी का उपयोग होता था, रस्सी का उपयोग होता था। लेकिन अकबर के काल में जो टोडरमल थी व्यवस्था थी, इसमें इन्होंने क्या है? लोहे की चैन का प्रयोग किया, जरीब का प्रयोग किया। फिर इन्होंने भूमि का वर्गीकरण किया। भूमि के वर्गीकरण की बात करें तो अकबर ने उत्पादकता के साथ साथ खेती की बारंबारता मतलब किस खेती में कितना उत्पादन होता है और किस तरीके की खेती होती है, उसको अपनाकर संपूर्ण भूमि को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 4 में। एक थी पोजल भूमि। पोजल क्या कहलाती है? जहां पर एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाएं। कितनी फसलें? 2 फसलें उगाई जाएं, ऐसी भूमि पोजल भूमि होती थी। फिर होती थी परती भूमि। परती मतलब 2 वर्षों में
जहां पर 2 वर्षों के बाद मतलब 2 वर्ष तक खेती की जाए, फिर 1 वर्ष के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाए, तो ऐसी भूमि क्या कहलाती थी? पर्ती भूमि कहलाती थी। चाचर भूमि, जहां पर 3-4 वर्षों में एक बार खेती होती थी, उस खेती को क्या कहा गया? चाचर भूमि। तो ऐसी भूमि को चाचर भूमि के अंतर्गत रख दिया गया। फिर होती थी बंजर भूमि, जहां पर 5 वर्षों तक खेती ही नहीं होती थी, उन भूमि को क्या कर दिया गया? बंजर भूमि के अंतर्गत रख दिया गया। इसी तरीके से संपूर्ण भूमि को पहले उनने भूमि की नप्ती करवाई, नप्ती करवाने के बाद भूमि का विभाजन कर दिया कि कौन सी भूमि पोजल के अंतर्गत आएगी, कौन सी पर्ती, कौन सी चाचर, कौन सी बंजर के अंतर्गत आएगी। फिर इन्होंने भू राजस्व का संग्रहण किया। भू राजस्व का संग्रहण कैसे किया? तो भू राजस्व की दर इन्होंने 1/3 रखी। इसकी वसूली वह अनाज और नगद दोनों के रूप में किया करते थे। अनाजों का नगद में परिवर्तन किया। अब मान लो अनाजों में उसने वसूली की, तो अब अनाज का नगद में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने रय एक पद्धति अपनाई। रय क्या कहलाती है? अनाजों की कीमतों से संबंधित तालिका थी। नगद में वसूली हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित अनाजों की पिछली 10 वर्षों की कीमतों का औसत निकाला जाता था, उसी को रय कहा जाता था। क्या होता था? मान लीजिए किसी ने अनाज दे दिया, अब नकदी में वसूली हो रही थी, तो उस अनाज को नकदी में कैसे परिवर्तित किया जाए? अब चूंकि अनाज होता था, उसकी कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग होती थी, तो यहां पर एक क्या बनाई जाती थी? तालिका बनाई जाती थी, जिसमें 10 वर्षों का क्या होता था? लेखा जोखा हुआ करता था कि 10 वर्षों तक इस अनाज की कीमत अलग अलग जगह पर कितनी कितनी थी। तो उस आधार पर उस अनाज की कीमत का निर्धारण किया जाता था और उसका फिर नगद में क्या की जाती थी? उसकी वसूली की जाती थी। यहाँ औसत 1571 से 1581 ईस्वी के मध्य था। तो जो निर्धारण किया जाता था वह 1571 से 1581 के मध्य के उस पर आधार पर किया जाता था। मूल्यांकन को देख लेते हैं हम कि इसका क्या क्या फायदा हुआ। तो दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, कोई भी पद्धति हो। सकारात्मक क्या थे? तो कृषकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोहे की जंजीर का उपयोग किया गया, अर्थात इसमें कृषकों की क्या की गई? सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। साथ ही साथ कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाने पर जोर दिया गया, मतलब सुल्तान अब सीधा कृषकों से सीधा संबंध बनाने लगा। इससे कृषकों के शोषण में क्या हुई? कमी हुई। कृषकों को सुविधाएं हेतु ऋण, बीज, खाद प्रारंभ में ही उपलब्ध कराया गया और साथ ही साथ नियमित राजस्व प्राप्त होने से राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। अर्थात जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो टोडरमल पद्धति थी, इससे कृषकों को भी बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई, कृषकों की भी उन्नति हुई, साथ ही साथ राजा को भी या जो बादशाह हुआ करता था इसको भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हुई, इसको भी बहुत अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई। लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम क्या थे? कि यह केवल 8 प्रांतों में ही लागू थी। बहुत अच्छी पद्धति थी, लेकिन इस पद्धति का जो लाभ है वो पूरे साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को ना मिलकर सिर्फ और सिर्फ 8 प्रांतों को ही मिल रहा था। साथ ही साथ नवीन अधिकारियों की नियुक्ति से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। इस पद्धति को चलाने में बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिनको नियुक्त करना पड़ा और इनकी नियुक्ति के साथ ही राजस्व पर बोझ बढ़ गया। तो दोस्तों, ये हुई अकबर की सारी नीतियां, चाहे इसमें धार्मिक नीति हो, राजपूत नीति हो या फिर भू राजस्व नीति हो, उन सभी को हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसकी राजनीतिक नीति या राजनीतिक जो विस्तार था, उसका जो साम्राज्य विस्तार था, हमने उसको भी समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम अकबर का ही अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम अब जो अकबर के वंशज होंगे, जैसे कि जो सलीम थे, जहांगीर थे, फिर शाहजहां आएंगे, फिर औरंगजेब आएंगे, तो इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके आगे हम पूरे मुगल साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शासकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।